नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन के अपने इस प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले तो मैं आप सबकी तरफ से सर का स्वागत करता हूं। आज सर अजमेर से आप सबके लिए मैंने सर से रिक्वेस्ट करी थी कि सर अब लास्ट टाइम चल रहा है, पटवार कैंडिडेट्स काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, कुछ मोटिवेशन के लिए, कुछ आशीर्वचन के लिए कुछ समय निकालिए और सर सभी को एक मोटिवेशन आशीर्वचन दीजिए। तो सबसे पहले सर का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। आज सर अजमेर से आए लास्ट टाइम पर। अब जो दो प्रश्न मेरे सामने सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, मैंने काफ़ी साथियों से आपसे बात भी की है, कॉल पे बहुत सारे साथियों से बात हुई। आज इस वीडियो में दो चीज़ों पर बात करेंगे। मैंने सर को कहा कि सर आपका काफ़ी अनुभव है स्ट्रेस मैनेजमेंट पर, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट पर सर आपको सारी चीज़ें बताएंगे। एग्जाम से पहले आपको 3-4 दिन बचे, उसमें काफ़ी साथी अभी स्ट्रेस में आ रहे हैं, कैसे उस स्ट्रेस को मैनेज करना और एग्जाम हॉल में किस तरह से अपने स्ट्रेस को मैनेज करना, उस पर सर आप पे कुछ बात करेंगे। सर का बहुत लंबा चौड़ा अनुभव सर्विस का भी रहा है, प्लस कई टाइम से सर बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा भी रहे, लगातार उनसे मिलते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। दूसरा, मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम मैनेजमेंट के बारे में, एग्जाम पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करना है, उस 3 घंटे में आपको किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना है, किस तरह से सीक्वेंस में सवालों को रखना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना, उन सारों के बारे में मैं बाद में चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले मैं सर को कहूंगा कि सर आप बात करें स्ट्रेस मैनेजमेंट पे एग्जाम से पहले और एग्जाम हॉल में, ये बहुत ज़रूरी है सर। नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको सर ने बताया है, काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है और पटवारी के जो एग्ज़ाम है उसमें कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। 23 और 24 को जो पटवारी के एग्ज़ाम है उसमें बहुत कम समय बचा है। अब क्या होता है कि लास्ट में स्टूडेंट्स, विद्यार्थी को कई तरह तरह के विचार आते हैं। मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा, मेरा ये टॉपिक रह गया, या किसी मित्र से, दोस्त से बात होते समय तूने ये टॉपिक पढ़ लिया क्या, इसको ये क्वेश्चन पूछा, वो क्वेश्चन आपको नहीं आया, आप स्ट्रेस में आ गए। तो इस प्रकार की जो चीज़ें होती है उसको आप मैनेजमेंट प्रॉपर करके चलेंगे तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। इसके लिए आप ध्यान दें, आपकी जो दिनचर्या है अभी जो बचे हुए 3-4 दिन के लिए, उसमें एक तो आप नींद पूरी लें। इसमें किसी प्रकार की कंजूसी नहीं बरतें। ये नहीं कि अब एग्ज़ाम सिर पे आ गया तो मैं 14 घंटे पढ़ लूँ, 15 घंटे पढ़ लूँ, 2 घंटे ही सोऊं, 3 घंटे ही सोऊं, ऐसा नहीं करना है। जब आपका माइंड रिलैक्स होगा, आपकी पूरी नींद होगी, तो आपका जो नर्वस सिस्टम है ढंग से काम करेगा। आपका जो पहले का पढ़ा हुआ वही चीज़ें, यदि आपने शॉर्ट में नोट्स बना रखे हैं, उन चीज़ों को देखें। नया इसमें आपको टॉपिक जो अब तक आपने नहीं पढ़ा है उसको आप कतई ही ऐड नहीं करें। यदि आप उस टॉपिक को ऐड करेंगे तो आपका ज़्यादातर दिमाग का फोकस उधर रहेगा और जो पुरानी चीज़ें पढ़ी हुई है वो आपके धीरे धीरे पीछे छूटती जाएगी। इसलिए किसी भी नए टॉपिक को इंक्लूड नहीं करें जो पीछे आपने पढ़ा है, क्योंकि इसमें लंबी तैयारी जिसकी होती है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो जो नए टॉपिक को नहीं पढ़ते हुए और इसी प्रकार से किसी टॉपिक को पढ़ने के लिए कोई यूट्यूब चैनल पे ये ढूंढ रहे हो टॉपिक, ये ढूंढ रहे हो, ऐसा अब करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिना तनाव के जो पढ़ लिया है, जो आपके पास में पढ़े हुए आपके अपने बनाए हुए नोट्स हैं, उनको आप रिवीजन कर सकते हैं नींद पूरी लेते हुए। इसके अलावा आप अपना रेस्ट जो करते हैं उसके बाद सुबह जैसे उठते हैं या शाम के समय योगा प्राणायाम जरूर करें। 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट आप अनुलोम विलोम, कपालभाति, श्वास को बाहर छोड़ना, वापस लेना, गहरा भ्रामरी प्राणायाम भ्रामरी बहुत इंपॉर्टेंट होता भ्रामरी है। प्राणायाम, ये चीज़ें आपको दिमाग को संतुलित करती है, आपकी मेमोरी पावर भी बढ़ाती है। इसमें फिर विचलित नहीं हो है, इसमें आपको प्रॉपर करते हुए ही आगे बढ़ें। तो ये जैसे आपको, इसके अलावा डाइट जो आपकी है उस पर प्रॉपर ध्यान दें। आप डाइट बहुत गरिष्ठ भोजन भी नहीं लें और संतुलित भोजन लें, नींद पूरी लें। संतुलित भोजन जब लेंगे आप, आपकी नींद जब पूरी होगी तो आपका जो पुराने क्वेश्चन पड़े हुए हैं ऑटोमेटिक आपको परीक्षा हॉल में आपको याद आते जाएंगे और आप उसके आंसर देते जाओगे। डाइट में सर मैं एक बात कहूँगा, कई अभ्यर्थी ये गलती करते हैं कि पढ़ाई के चक्कर में कभी अपना नाश्ता भूल जाते हैं, कभी अपना लंच भूल जाते हैं, कभी डिनर भूल जाते हैं, या फिर उस टाइम को मिस कर देते हैं। ये भी नुकसान पहुंचाता है। टाइम जो खाने का है उसको उसी प्रॉपर समय पर आप ले, पढ़ाई के चक्कर में उसको मिस नहीं करें।
हाँ, बिल्कुल ये बात सही है कि आप पढ़ाई के चक्कर में जैसे नाश्ता करना भूल गए या टाइम पे लंच जो आपको 1 बजे लेना है या 10 बजे लेना, जो भी आपका शेड्यूल है, आप उसको 4 बजे तक कुछ नहीं ले रहे हो, चाय पे चाय पिए जा रहे हो, तो ये चीज़ें नुकसान करती है। चाय आप यदि पीते हो तो बहुत कम कर दें। एक चाय सुबह ले ली, एक 4 बजे वाले टाइम पे ले ली, बहुत ज़्यादा चाय नहीं लें। और जो डाइट लें वो संतुलित डाइट लें, और ना ज़रूरत से ज़्यादा और ना ज़रूरत से कम, बहुत बैलेंसिंग डाइट होनी चाहिए, तभी आप लोग अपने शरीर को व्यवस्थित रख पाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, आजकल डेंगू और मलेरिया बहुत ज़्यादा फैल रहा है। डेंगू जैसा कि आपको पता है, मादा एडीज मच्छर से फैलता है, और ये सुबह के समय ये मच्छर काटता है और पैरों के आसपास, ये मान लो एडीज यानी एडी के आसपास में ये मच्छर काटता है। आप बचाव करें। जो डेंगू है काफ़ी खतरनाक रोग है। इसी प्रकार से मलेरिया जो है वो मादा एनोफ्लिस से फैलता है। तो वो अंधेरे में, दिन में, रात में किसी भी समय काट सकता है। तो मच्छरों से, ये जो मौसमी बीमारियां हैं, इनसे आप बच करके रहें, ताकि इस परीक्षा के समय आपको किसी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं आए, आपका शरीर स्वस्थ बना रहे और निरोग बना रहे। इसके बाद आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है, उस एग्ज़ाम सेंटर को आप प्रॉपर तरीके से देख लें कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ आया है। जैसे कई बच्चे मैंने देखे थे, मेरे घर के पास में एक स्टीफन स्कूल है और एक स्टीफन स्कूल किशनगढ़ अजमेर में भी है। तो कई बच्चे किशनगढ़ अजमेर वाले, अजमेर जो शहर में स्टीफन स्कूल है वहां पे पहुंच गए थे। वो क्या अजमेर शब्द देखते हैं, आगे का पहले का शब्द किशनगढ़ नहीं देखा, और वो अजमेर वाली स्टीफन में पहुंच गए। तो आप प्रॉपर तरीके से आपका जो एग्जाम सेंटर है उसको देख लें आप, और उसके बाद में उस सेंटर पे समय पे पहुंचे। कई बार क्या होता है कि समय पे नहीं पहुंचने पे बहुत भागादौड़ी रहती है, और जब आपको टाइम जो दिया हुआ है उस पर नहीं पहुंच पाते हैं तो एंट्री नहीं मिल पाती है। जैसा कि आपने देखा होगा, रीट के एग्ज़ाम में कुछ अभ्यर्थी कैंडिडेट्स टाइम पे नहीं पहुंच पाए थे, और वो फिर विलाप करते रहे कि हमें एंट्री दे दीजिए। अब उनका क्या है कि निश्चित जो डायरेक्शन दिए हुए हैं उसी डायरेक्शन के अनुरूप जो केंद्र के अधीक्षक होते हैं वो एंट्री नहीं दे पाते हैं। इसलिए समय पर पहुंचने ही है, आपको हर हाल में समय पर पहुंचना है, टाइम को मैनेजमेंट करते हुए। इसके अलावा आप जब परीक्षा हॉल में जाते हैं तो आपका एक ड्रेस कोड उस पढ़ लीजिए, आप जो डायरेक्शन दे रखे हैं उसी के अनुरूप ड्रेस कोड में जाइए आप। जब आपके वहाँ ड्रेस कोड में प्रॉपर नहीं जाते हैं तो कभी कैंची से कुछ काटना पड़ता है, तो इससे आपको थोड़ा सा स्ट्रेस आने की संभावना रहती है। तो आप वो डायरेक्शन पढ़ लेंगे और उसी डायरेक्शन के अनुरूप आप जाएंगे तो आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा कई बार यूं चर्चा चलती है कि ये पेपर आउट हो गया, ये पेपर आउट हो गया, वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। आप इन अफवाहों से बचें। आप ये समझ के चलें कि आपकी तैयारी अच्छी है, और आप जैसा भी पेपर आएगा, चाहे हार्ड आए या इजी आए, आप उस पेपर को ढंग से अटेम्प्ट करके आएंगे। यदि आप इन अफवाहों पे ध्यान देंगे तो आपकी जो तैयारी की गई है उस तैयारी में से भी कुछ माइनस होता चला जाएगा, आपकी मेमोरी में से निकलता चला जाएगा। इसलिए इस प्रकार की जो अफवाहें हैं इन पे आप कतई ध्यान नहीं दें। और थोड़ा बहुत टाइम स्ट्रेस से बचने के लिए आप अपने दोस्तों के साथ बैठें, शाम के समय खाना खा के 5 दोस्त इकट्ठे हो गए, थोड़ी सी इन जनरल गपशप कर ली। फिर क्या होता है कि आपको किसी प्रकार का जो हल्का फुल्का यदि तनाव आता भी है तो वो तनाव नहीं रहेगा दोस्तों से बातचीत करने से। और आपको ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल आपको मतलब इसकी खबर ही नहीं रखनी। थोड़ी बहुत चिंता एग्जाम को लेकर रखनी है, परंतु स्ट्रेस, तनाव में नहीं रहना है। आप अपने दोस्तों के साथ बात करेंगे, उनसे गॉसिप करिए, वैसे ही जैसे चाय की थड़ी पे बैठ के और बातचीत करते हैं, तो आप बहुत इजी वे में आप उनसे डिस्कस करिए, ताकि किसी प्रकार का आपको स्ट्रेस उस समय नहीं हो और आगे भी नहीं हो। और प्रॉपर रूप से आप ये सारी चीज़ें टाइम के साथ करते जाएंगे तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत सारी चीज़ें जो सर ने बताई है कि एग्ज़ाम से पहले आपको क्या करना है और एग्ज़ाम हॉल में किन बातों का ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन बातों का खास तौर पर आपको ध्यान रखना है। एग्ज़ाम पेपर देना तो बाद की बात है, लेकिन अगर आप पहले ही अपने आप को सही से मैनेज नहीं कर पाए तो वो सारा जो आपकी मेहनत है वो सारी की सारी बिगड़ जाएगी। तो इन बातों का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मैं आगे आपसे बात करने वाला हूँ एग्ज़ाम मैनेजमेंट के बारे में। मैंने 3-4 बातें लिखी हैं और ये सवाल काफ़ी स्टूडेंट्स का मुझे बार-बार पूछा जा रहा है, इन पर मैं बात करता हूँ। काफ़ी साथियों से मेरी बात हुई, तो ये कुछ सवाल आए मेरे सामने कि पेपर किस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना चाहिए, पहले कौन सा सब्जेक्ट ले, कौन सा बाद में ले, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा टाइम मैनेजमेंट का इश्यू आएगा। देखो पटवारी में खास तौर पर इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 45 सवाल मैथ्स और रीजनिंग के है जो टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं किया तो पेपर छूटने की संभावना रह सकती है। नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना, ये भी काफ़ी साथियों ने सवाल पूछा, उस पर भी बात करेंगे। और कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं इस पर भी अपन बात कर लेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आता है कि पेपर किस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना। सीक्वेंस का मतलब यहाँ पर हो गया है पहले कौन सा सब्जेक्ट लेना है और बाद में कौन सा। देखो 45 सवाल यहाँ पर ऐसे हैं, मैं आपको सवाल बताता हूँ। 45 क्वेश्चन मैथ्स प्लस रीजनिंग का आएंगे। भले ही आपकी मैथ्स कितनी अच्छी हो, रीजनिंग कितनी अच्छी हो, लेकिन मेरी सलाह यहाँ पर रहेगी कि इसको आपको सबसे लास्ट में करना है। ध्यान देना, मैथ्स और रीजनिंग को आप सबसे लास्ट में करें। भले ही आप मैथ्स के कैंडिडेट हो, मैथ्स में धुरंधर हो, 45 में से 45 भी अगर आप ला पाए, फिर भी मैथ्स और रीजनिंग को आपको लास्ट में रखना, शुरुआत में नहीं रखना है। रीजन क्या है, देखो मैथ्स और रीजनिंग ऐसा है जो टाइम कंज्यूमिंग है, आपका टाइम लेगा, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग में अगर मैथ्स और रीजनिंग का 2 या 3 मिनट में एक सवाल होता है, 4 मिनट में एक सवाल होता है, कई सवाल ऐसे होंगे जो आपको उलझाने वाले होंगे, 5 से 7, 8, 10 मिनट भी आपका ले सकता है। अगर आपका लास्ट में 5 से 10 मिनट आपका टाइम कम पड़ा तो मैथ्स में संभावना कि 1 या 2 या 3 सवाल छूटेंगे। लेकिन अगर टाइम कम पड़ा और जीके के सवाल छूट गए तो 10 मिनट में 40 सवाल छूट सकते हैं, 30 सवाल छूट सकते हैं, अगर आप जीके में टाइम कम पड़ गया तो। इस बात का बहुत ध्यान रखना जरूरी है कि पहले कौन सा आपको अटेम्प्ट करना है। इसके बाद तो अब क्या बचता है, इंडिया जीके का बचता है, राजस्थान जीके बचता है। इसका मतलब है जीके वाला कोई भी पोर्शन हो, ऐसा कोई भी पोर्शन, देखो जीके में क्या होता है, चाहे जीके है चाहे आप उसमें देख लीजिए, आप हिंदी ले लीजिए, कंप्यूटर ले लीजिए, ये सवाल कैसे होगा, अगर आपको आता है तो आप उसको कर लेंगे और नहीं आता है तो बस आगे बढ़ जाइए। वहां पर आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आता है तो कर लीजिए, नहीं आता है तो उसको आगे बढ़ जाइए, बाद में उसको वापस देखेंगे। तो आपको जीके वाला पोर्शन पहले करना। जैसे अगर जीके वाला पोर्शन पहले आ रहा है, अगर सवाल पेपर ऐसा भी आता है कि बीच बीच में सवाल आते हैं तो अभी आप मैथ्स के सवाल स्किप कर सकते हैं। स्किप कैसे करना है, जो सवाल जैसे पहला सवाल है आपने कर लिया, उस पर राइट का निशान लगा दिया, दूसरा सवाल आपने नहीं किया, उस पर गोला लगा दीजिए या फिर उस पर क्रॉस का निशान लगा दीजिए, ताकि आपके ध्यान में रहे कौन सा सवाल कर लिया है, कौन सा सवाल आपने छोड़ दिया है, ठीक है। तो आप जीके का पोर्शन पहले ले सकते हैं। इसके बाद जैसे आप हिंदी है, कंप्यूटर है, इनको आप पहले ले सकते हैं। इंग्लिश भी आप चाहे तो बाद में ले सकते हैं। इसका सीधा सीधा इसमें, और अगर मैं करना चाहूं तो इसमें आप इजी सवालों को पहले लीजिए। ऐसा कभी नहीं करना कि आपने हार्ड सवालों को पहले चूज किया। हार्ड सवालों को पहले चूज किया तो ये हो जाएगा, पहले ही लहूलुहान हो जाएंगे आप और आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, है ना। पहले एक एक चीजें, एक सवाल को करते हुए आप ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ पाएंगे, हार्ड सवालों को भी बाद में आसानी से कर पाएंगे। हार्ड सवालों से जो प्रैक्टिस ज़्यादा टाइम लेता है, उन सवालों से कभी भी पेपर को स्टार्ट नहीं करना चाहिए। जो सबसे इजी लगता है, जो आपका सबसे मजबूत पार्ट है, मैं मैथ्स और रीजनिंग को छोड़कर बात कर रहा हूँ, जो टाइम कंज्यूमिंग होता है उसको छोड़कर बात कर रहा हूँ, उनको आप पहले अटेम्प्ट करें, ठीक है। क्योंकि वो आपने कर लिया तो आपका साइकोलॉजी रूप से आप वैसे ही मजबूत हो जाएंगे और आगे आने वाले सवाल अच्छे से कर पाएंगे। क्लियर हो गया। तो किस सीक्वेंस में करना है वो मैंने आपको बता दिया। मैथ्स रीजनिंग आपको लास्ट में रहना है, इसके जस्ट पहले आप इंग्लिश ले सकते हैं, यानी इन सब के बाद में आप इंग्लिश ले सकते हैं, इंग्लिश को भी आप बाद में रखें। क्लियर है। तो ये तो हो गया सीक्वेंस। और क्या लिखा है उस पर बात करते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है टाइम मैनेजमेंट। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में। टाइम मैनेजमेंट की बात करता हूँ, जहाँ अब टाइम मैनेजमेंट सबका अलग अलग हो सकता है। मैं एक अनुमान देता हूँ कि आपको किस तरह से करना है। पेपर 3 घंटे का होने वाला, 180 मिनट का, मैं इसको 3 घंटे लिख देता हूँ। मैं आपको यहाँ पर टाइम दे रहा हूँ, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आसानी से आप पेपर कर लेंगे। देखो 45 सवाल मैथ्स और रीजनिंग का अलग निकाल लीजिए, बाकी 105 सवाल बचते हैं। मैं आपको कहूँगा यहाँ पर ये 105 सवाल टारगेट रखिए कि 60 मिनट में आप इसको पूरा कर लें। आराम से हो सकता है,
60 मिनट में, ये तो वैसे 1 मिनट में आप मानकर चलिए 1 मिनट में 5-6 सवाल आप आराम से कर सकते हैं। कुछ सवाल ऐसे होंगे जो बहुत ईजी होंगे, फटाफट पढ़ के हो जाएंगे। कुछ सवाल इसमें भी ऐसे आएंगे जो इसमें चारों ऑप्शन को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। एक ही सवाल में आपको 1 मिनट लग सकता है, आधा मिनट लग सकता है, ठीक है ना। तो फिर भी आप एवरेज आप मानकर चलिए कि 105 सवाल आपके 60 मिनट में हो जाने चाहिए। गोले भी आप इसमें भर सकते हैं, 60 मिनट में पॉसिबल है। 60 का आप प्लस 10 मिनट का, माइनस 10 मिनट का, प्लस माइनस 10 मिनट का आप यहाँ पर वेरिएशन रख सकते हैं, पर एवरेज आपको ये टाइम लेकर चलना है। क्योंकि ये अकेला जो 45 मैथ्स और रीजनिंग का है, इसके लिए मैं सिर्फ 2 मिनट का एवरेज भी लगा दूँ तो 90 मिनट यहाँ पर रह जाते हैं। पर 90 मिनट नहीं, आपको 120 मिनट बचाकर चलने हैं। इसके लिए आपको 120 मिनट बचाकर चलने पड़ेंगे, तब आप सही से इन सारे सवालों को कर पाएंगे। तो अगर मैंने आपको बताया कि मैथ्स और रीजनिंग को छोड़कर जो पार्ट करना है, ऐसा नहीं कि आप इसको करते करते इसमें आपने 120 मिनट ले लिया, पीछे 1 घंटा ही बचा है। 1 घंटे में मैथ्स रीजनिंग करना आपके हाथ पैर फूल जाएंगे। इसलिए मैथ्स रीजनिंग को अगर आप अब ये लास्ट में रखेंगे तो 1 घंटा नहीं बचाना है, 2 घंटा बचाना है। 1 घंटे में मैथ्स और रीजनिंग के अलावा सारा पेपर करके बैठ जाना है। 2 घंटे में अब आपको हाथ में लाना है मैथ्स और रीजनिंग। इस टाइम मैनेजमेंट के साथ अगर आप चलेंगे तो आप इसको कर पाएंगे। मैं यहाँ पर ये टाइम मैनेजमेंट नहीं बता रहा हूँ एक सवाल के लिए कितना मिनट देना है मैथ्स में, वो अलग अलग सवालों का अलग अलग टाइम रहता है, ठीक है। पर ये एक मोटा मोटा अनुमान आपको रखना है, 60 से 70 मिनट, और बाकी जो टाइम बचे 60 से 70 मिनट भी नहीं, इसको 60 मिनट से पहले करने की कोशिश करना। बाकी टाइम मैथ्स रीजनिंग के लिए बचा लेना, बहुत बढ़िया आप यहाँ से टाइम मैनेजमेंट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या बात की है, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है। बहुत सारे साथियों ने इसके बारे में पूछा है, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या हो गया। नेगेटिव मार्किंग का यहाँ पर देखो मतलब हो गया है, नेगेटिव मार्किंग की बात कर रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग में सर यहाँ पर आता है 1/3 आपके माइनस में हो जाएंगे अगर सवाल आपने मिस्टेक किया है तो, ठीक है। अब इसे घबराने की जरूरत नहीं है। 3 सवाल गलत होने पर 1 कटेगा। मान लो आपने 3 सवाल किए, 1 सवाल राइट हो गया, 2 सवाल आपके 1 सवाल यहाँ पर सही हुआ और 2 सवाल गलत हो गए, तो भी आप फायदे में हैं। 4 सवाल आपने किए, 1 सही हुआ, 3 गलत हो गए, तब आप बराबरी पर आएंगे, तो भी नुकसान नहीं है। अब 4 सवाल में एक चीज़ ये ध्यान रखना कि आप जिसका उत्तर बिल्कुल आपको नहीं सूझ रहा हो तो उसको अटेंड नहीं करना है, बिल्कुल, नहीं तो उसके गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। जहाँ आपकी 50% लग रहा है कि हाँ 50% ये आंसर सही हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन को आप अटेंड करें ताकि नेगेटिव मार्किंग से बच सके। बिल्कुल सही बात कही सर, मैं भी आपको यही सलाह दूंगा। रिस्क लेना है, ऐसा नहीं है कि रिस्क नहीं लेना है ना। आपने सुना होगा रिस्क है तो इश्क है, तो फिर वो आपकी सिलेक्शन उसी से होगा जब आप रिस्क लेंगे। तो देखो यहाँ पर रिस्क कितनी लेनी है। जो सर ने कहा कि कुछ नहीं आ रहा रिस्क ले रहे हैं, वहाँ रिस्क महंगा पड़ जाएगा वो, ठीक है। वहाँ क्या करना है आपको, जो सर ने अभी बताया कि 50% पे, इसका मतलब अगर आपने 2 ऑप्शन कट कर दिया कि ये 2 ऑप्शन तो मुझे पता है ये तो हो नहीं सकते हैं, अब इन 2 ऑप्शन में तो या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, वहाँ पर आप रिस्क ले सकते हैं। केवल उन्हीं सवालों पर रिस्क लेना है, बाकी नहीं लेना है, बाकी महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग से ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। कैसे, देखो अगर कितने सवाल अटेम्प्ट करने, मैंने वो सवाल रखा है यहाँ पर। मैंने जनरल मेल कैंडिडेट को और बाकी सभी कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए आपको मार्क्स का टारगेट दिया था, आप उसको टारगेट रखकर चल सकते हैं, ठीक है। और सिर्फ उससे टारगेट, कई साथी उसको देखकर भी टेंशन में आ गए, सर मेरे से 10 नंबर कम आ रहे हैं, 5 नंबर कम आ रहे हैं, वहां पर 10-15 नंबर, मैंने आपको 15 नंबर वैसे भी बढ़ाकर टारगेट दिया था। 15 नंबर अगर आपके कम भी बन रहे हैं टेस्ट में तो भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। डिपेंड करता है उस दिन आपका दिन कैसा होता है। कई बार ऐसा लक फैक्टर ये काम करता है कि आपने जो पढ़े हैं वही सवाल आपको मिल जाता है, आप 10-15 नंबर उससे भी ज्यादा लेकर आते हैं जो अभी टेस्ट में आ रहे हैं, तो उसकी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। अब यहां पर देखिए, यहां पर जब फर्स्ट आपको सवाल पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, पहली बार जब पेपर अटेम्प्ट करें उन सारे सवालों को आप कर ले जो आपको परफेक्ट आते हैं, उन सारे सवालों को एक बार आप कर लीजिए, ओएमआर शीट में भर दीजिए। सेकेंड टाइम में उन प्रश्नों को आपको देखना है जहां पर आपको 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो कि 2 ऑप्शन तो आपने कट कर दी, 2 ऑप्शन में या तो ये सही हो सकता है, ये हो सकता है। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप उन सारे सवालों को अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई भी ज्यादा नुकसान आपको नहीं होगा। मान लीजिए कि आपने ऐसे 30 सवाल भी हैं, 30 सवाल में आपके 10 सवाल राइट होते हैं और 20 सवाल आपके गलत हो जाते हैं, तो 20 सवाल पर आपको देखिए, 10 सवाल पर आपको यहाँ पर कितने 20 सवाल का नेगेटिव मार्किंग का मतलब है आपको यहाँ पर 7 नंबर कट जाते हैं आपके, और यहाँ पर 10 नंबर मिल रहे हैं, तो भी आप यहाँ पर फायदे में रहेंगे, नुकसान में यहाँ पर नहीं जाएंगे। क्लियर है, तो ज़्यादा यहाँ पर नुकसान आपको नहीं होगा। क्लियर है नेगेटिव मार्किंग में। और आपकी किस्मत की बात है कि आपने 15 सही कर लिया और 15 गलत कर दिया, तो आप बहुत आगे जाने वाले हैं। और 2 वाले चांस में 50-50% चांस रहते हैं, और डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी का लेवल कैसा है, उस पर भी फर्क पड़ता है, ठीक है। तो उससे आपको ज़्यादा नुकसान यहाँ पर नहीं होने वाला है। किस कंडीशन में हो सकता है, देखो यहाँ पर अगर आपके 24 सवाल यहाँ पर आपके गलत हो जाते हैं, 21 और 9 में भी आप फायदे में हैं,
ठीक है, मैं 24 और क्योंकि 3 का गणित बैठा रहा हूँ, 24 और पीछे बचते हैं 6, तो 6 नंबर मिलेंगे और 24 में 8 माइनस हो जाएंगे, तब जाकर आपके 2 सवालों का नुकसान होता है 24 में। अब इतनी प्रोबेबिलिटी हम नहीं मान सकते हैं जब 2 में आप करें, तो नेगेटिव मार्किंग से डरने की जरूरत नहीं है, उसको स्मार्टली हैंडल करने की जरूरत है। कहाँ नहीं करना है आपको, सिर्फ आपको यहां पर पता चल रहा है कि एक ऑप्शन आपने कट कर दिया है, बाकी 3 पर आप यहां पर डाउट में चल रहे हैं। उन सवालों पर रिस्क लेने से थोड़ा सा बचना चाहिए, वहां पर गलत होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाएगी। और जिस पर कुछ नहीं आ रहा है, ऐसे ही तुक्के लगा रहे, फिर तो वो गलत होने की संभावना ही ज्यादा, 25% सही रहेगी, 75% वहां पर गलत होने की संभावना, सीधी सीधी प्रोबेबिलिटी। तो उन सवालों से आपको बचना चाहिए, बाकी आप इन सवालों को अटेम्प्ट यहां पर कर सकते हैं। इसके अलावा कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, हालांकि मैंने पहले बता दिया है। अब कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, तो डिपेंड करता है कि उस समय पेपर कैसा आ गया, आपको कितने सवाल आते हैं, उस पर डिपेंड करता है। फिर भी मैंने पिछले वीडियो में सारे अलग अलग कैटेगरीज के बारे में बता रखा है। ये मानकर चलिए, देखो अगर आप जनरल मेल कैटेगरी का मैंने आपको बताया, उसके अकॉर्डिंग बाद में आप अपने अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग हो सकते हैं। अगर आप जनरल मेल कैटेगरी में हैं तो आपको कम से कम 200 से 210 नंबर का टारगेट लेकर चलना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पर आपको कितने सवाल करने पड़ेंगे, 200 का मतलब है आपको कम से कम 100 सवाल यहाँ पर 100 से लेकर 105 नेगेटिव निकालकर, इतना टारगेट आपको लेकर चलना चाहिए। बाकी कैटेगरी की सबकी कट ऑफ यहाँ पर कम ही रहने वाली। आज मेरी एक कैंडिडेट से बात हुई, वो बता रहे कि वो EWS में आते फीमेल कैंडिडेट हैं और उनके 200 नंबर बन रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको टेंशन हो रही है। मैंने उनसे बात हुई, मैंने उनको कहा भी आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप एग्जाम में इतने नंबर लेकर आ जाता है। अब उनको टेंशन क्यों हो रही है, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों से और भी बात हुई, उनको कहा कि नहीं आपका इतने नंबर पर नहीं हो सकता है। अब लास्ट में उन सारी चीज़ों पर आपको गौर करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जितनी भी तैयारी की है वो बहुत अच्छी तैयारी है, उस तैयारी के साथ कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जाइए कि आपने जो किया है वो बहुत अच्छी तैयारी है। लास्ट टाइम पर वही तैयारी काम आती है जो आपने पिछले 1 साल में की है, वही ज़्यादा सवाल आएंगे, तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जाए। दूसरा डिपेंड करता है, देखो उस आप थोड़ा सा लक फैक्टर पर आपको मानकर चलना पड़ेगा। आपने बहुत अच्छी तैयारी की है तो फिर तो लक जो 1% काम आता है, 99% तो आपकी मेहनत काम आएगी, वो 1% कहाँ काम आएगा। ऐसा हो सकता है कि आपने, हो सकता है आपके 5-10 नंबर कम आ रहे हो अभी टेस्ट में, लेकिन एग्जाम में ऐसे सवाल आएंगे जो आपने पढ़े हैं और वो सवाल एग्जाम में आ गए, आप उनको सही करके आएंगे। और कई बार हमारा बेड लक होता है, लक इतना अच्छा नहीं होता, कई बार ऐसे सवाल आ जाते हैं जो हमने पढ़े ही नहीं है, तो वहाँ नुकसान हो सकता है। बस वो एक कंडीशन में मानता हूँ, बाकी अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो आप डेफिनेटली अच्छा करके आएंगे। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जिनको आप ध्यान में रखें एग्जाम में जाते समय। बाकी कोई और सवाल हो तो आप कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। जी सर, अब आप कुछ। हाँ, मैं आप सब लोगों को एक ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो कुछ रीट वगैरह के जो पेपर हुए थे, में कुछ लोगों ने पेपर हथियाने की कोशिश करी थी और वो लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनके परिजन गिरफ्तार हुए हैं, और जो इसमें सरकारी कर्मचारी इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। तो आप ऐसी किसी भी लोगों से बचें जो आपको ये कह दे कि मैं आपको ये पेपर अवेलेबल करा दूंगा, मैं ये करा दूंगा, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। पूरे प्रशासन की नज़र ऐसे बदमाश लोगों पर है जो इस प्रकार का धंधा कर रहे हैं। इसलिए आप इस चीज़ों से बिल्कुल ही बचे, अपनी मेहनत पे भरोसा करें और अपनी कामयाबी हासिल करें। ऐसे लोग कभी सक्सेस नहीं होंगे। यदि किसी ने ऐसी गलती कर ली तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इसलिए अपनी मेहनत पे भरोसा करते हुए आगे बढ़े, जिससे आपको सफलता मिले। दूसरी चीज़ मैं ये निवेदन करना चाहूँगा, जैसे क्वालिटी एजुकेशन पे टेलीग्राम चैनल पे सर डालते रहते हैं मटेरियल, जैसे 50 क्लासेस जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी मैं शॉर्ट नोट डालता रहता हूँ, तो वह आप देख सकते हैं। 50 क्लासेस, तो आप शॉर्ट नोट डालता रहता हूँ, वहाँ भी आप देख सकते हैं। जैसे सर के चैनल पे भी सर अपने मटेरियल डालते रहते हैं, और मेहनत पे भरोसा रखते हुए आगे बढ़े। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। हम सोच रहे हैं कि आप लोग परीक्षा में सफलता पाएं और एक सरकारी कार्मिक बने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल सर, मैं यहाँ पर ये जो टेलीग्राम चैनल है इसको आप ज़रूर एक बार ज्वाइन करें। सर हर रोज़ मैं देखता हूँ, हर रोज़ अपनी सर्विस, इतनी हार्ड सर्विस होने के बाद भी टाइम निकालते हैं और बहुत ही बेहतरीन नोट्स तैयार करते हैं ना। आप देखेंगे ऐसे, मतलब सर का अब जैसे रेगुलरली पढ़ाने का काम नहीं है
है ना। सर की वैसे सर्विस में इतना टाइम भी नहीं मिल पाता, फिर भी टाइम निकालते हैं और हर रोज़ जो भी बच्चे अपने स्टेटस पे डालते हैं और जो भी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनको प्रोवाइड करवाते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको काफ़ी कुछ सर के अच्छे नोट्स भी मिल जाएंगे और शॉर्ट नोट्स तैयार किए हुए हैं। एक बार आप इसको ज़रूर देखें। और जो सर ने लास्ट में बात बताई है, मुझे पता है अब क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, ऐसा कहीं न कहीं से मैसेज पहुँच जाता है कि भाई पेपर मिल रहा है। ठीक है, अगर आप उनकी बातों में आगे आपका पैसा भी जाएगा और ये सब चीज़ें लाइफ ख़राब करने वाली बातें होती है ना। आप उसके चक्करों में आ गए, आपकी तैयारी को छोड़कर उसमें लग गए, तो इसका भविष्य अच्छा नहीं है ना। बहुत सारा हमने देखा, ऐसी बहुत सारी बातें चलती रहती है, लेकिन हमें उन चीज़ों पर इग्नोर करना है, अपनी मेहनत पर भरोसा करना है। जिन्होंने मेहनत की अच्छे से, चाहे किसी भी एग्जाम में मैंने देखा जिन्होंने मेहनत की है वो अंत में सफल जरूर हुआ है। तो अपनी मेहनत पर भरोसा रखना है, उसका फल आपको निश्चित रूप से मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से और बात करेंगे। धन्यवाद।